बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या रुकेगी इजराइल हमास में जंग? अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, गजा में युद्ध विराम पर कतर में जारी वार्ता है बंधकों को छुड़ाने का आखिरी मौका। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जारी है संघर्ष। हिजबुल्लाह ने माना, दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में मारे गए उसके 2 सदस्य। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। दिखाएंगे इजराइल और हिजबुल्लाह में खुली जंग के बारे में क्या सोचते हैं लेबनान के लोग। लेकिन पहले हेडलाइंस। रणनीतिक रूप से अहम पोक्रोवस्क शहर के करीब पहुंच रही है रूसी सेना। शहर से बच्चों वाले परिवारों को बाहर निकाल रहा है यूक्रेन। रूस के कुर्स्क इलाके में जमी हुई है यूक्रेनी सेना। कार्यक्रम में दिखाएंगे कुर्स्क में बने हालात पर क्या है रूस के लोगों का कहना। 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, 3 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा ये पहला यूक्रेन दौरा। पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं लाखों रिफ्यूजी। दिखाएंगे रिपोर्ट, कैसे गरीबी और अंधकार भरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं कई परिवार। एक और तो कोशिश हो रही है गजा में जारी जंग को रोककर पूरे मध्य पूर्व को जंग की चपेट में आने से बचाया जाए, और दूसरी ओर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच चल रही लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। कवर स्टोरी में देखिए, एक ओर शांति की बात, दूसरी ओर हमले, किस ओर जाता दिख रहा है संघर्ष। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गजा में सीज फायर करवाने के मकसद से इसराइल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गजा में ये शायद सीज फायर का आखिरी मौका है। इसराइल पहुंचने के बाद ब्लिंकन और नेतन्याहू और दूसरे नेताओं से मिले। बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से बताया गया कि ब्लिंकन के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही। अमेरिका ने बीते हफ्ते दोहा में शुरू हुई शांति वार्ता को लेकर काफी उम्मीदें जताई थी। ब्लिंकन ने युद्ध विराम को बेहद जरूरी बताया। मेरे इस दौरे का मकसद है बंधकों की वापसी और सीज फायर करवाना। वक्त है कि सभी इसके लिए तैयार हों और किसी भी तरह के बहाने से बचें। और बातचीत रुकने के लिए इजराइल हमास एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलांद नेल। अगले हफ्ते तक सीज फायर पर समझौता होने की कितनी संभावना है, इस पर ब्लिंकन के साथ आए एक अधिकारी ने बताया है कि इसराइल और हमास दोनों की ओर से ही ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। इसराइल ने ताज़ा बयान में हमास पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप लगाया है। इसराइली प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट से कहा था कि हमास दोहा की बैठक में खुद मौजूद तक नहीं रहा। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कुछ इलाकों में इसराइल की मौजूदगी बेहद जरूरी है, खासकर गजा और मिस्र की सीमा पर। उधर हमास आरोप लगा रहा है कि नेतन्याहू बातचीत को बेनतीजा खत्म करने के लिए हर बार कोई न कोई नई शर्त जोड़ देते हैं। और मध्य पूर्व में तनाव तो बीते साल अक्टूबर से ही बना है, मगर पिछले दिनों तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हनिया की मौत के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए थे। आशंका है अगर गजा में युद्ध विराम नहीं हुआ तो ईरान और उसके सहयोगी गुट इसराइल पर हमला कर सकते हैं। लेबनान में ईरान समर्थित ऐसा ही एक समूह है हिजबुल्लाह। उसके और इसराइल के बीच बड़ी जंग का खतरा अब और बढ़ गया है। देखिए बीबीसी संवाददाता ऑला ग्वेरिन की रिपोर्ट। एक और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ गजा में युद्ध विराम करवाने में जुटे हैं, दूसरी ओर हिजबुल्लाह अपने मृतकों को दफना रहा है। ये दक्षिणी बेरूत का दाहिया इलाका है, जहां बच्चों को भी ईरान समर्थित हथियारबंद समूहों में भेज दिया जाता है, और इसराइल के खिलाफ लड़ते हुए इनमें से कईयों की मौत हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिले जो चाहते हैं ये डील हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सीज फायर डील में दुनिया के नेता कोई भूमिका निभा पाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम बड़े विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सबकी हार लिखी है। इसमें कोई नहीं जीतेगा। इस तरह के जनाजे यहाँ आम हैं। पिछले कई महीनों में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों को यहाँ दफनाया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन वो इससे डरते भी नहीं हैं, और अगर जंग की नौबत आती है तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। वो कितने तैयार हैं, हिजबुल्लाह के इस प्रोपेगेंडा वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें कथित तौर पर हिजबुल्लाह के सुरंगों के नेटवर्क और उसके कुछ हथियारों के जखीरे दिखाए गए हैं। बीबीसी इस वीडियो में दिखाई गई चीजों की पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह 2006 में इसराइल के साथ हुई जंग के मुकाबले अब ज्यादा मजबूत है।
We are in danger, and we've been feeling it even more. हम खतरे में हैं और हम इसे और भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। लेबनान के जिन मंत्री को बड़ी जंग के हालात बनने पर योजना बनानी है, उनका कहना है कि यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हालात कितने बुरे हो सकते हैं। गजा से आ रही तस्वीरें, वहाँ की खबरों को लोग अपने फोन पर देख रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसमें 40,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और आम लोग हैं। निश्चित तौर पर लोग डरे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को एहसास है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ का हाल गजा जैसा हो सकता है? मुझे लगता है कि गजा की तस्वीरें हर लेबनानी शख्स के दिमाग में घूमती रहती हैं। और ये तस्वीरें भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। 4 साल पहले इसी महीने बेरूत बंदरगाह पर असुरक्षित तरीके से रखे गए रसायनों की वजह से एक भीषण विस्फोट हुआ था। यहाँ इस सड़क पर 6 लोग मारे गए थे और पास वाली सड़क पर 20 लोग मरे थे। एडियन सबागह को अपना रेस्तरां दोबारा बनाना पड़ा था। वो कहते हैं अगर बेरूत युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया तो वो फिर से अपने रेस्तरां को बना लेंगे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की चिंता है। वो 6 साल की है। जब भी वो कोई जोरदार आवाज सुनती है तो मैं उसे कहता हूँ कि ये ट्रेनिंग चल रही है, सेना की ट्रेनिंग। मैं नहीं चाहता कि उसे ये पता चले कि जंग चल रही है, लेकिन जब ऐसा होगा तो होगा। अगला कदम हिजबुल्लाह या उसके दूसरे ईरान समर्थित समूहों की ओर से उठाया जा सकता है। इन सब ने कसम खाई है कि इसराइल के मुख्य नेताओं की जान लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करेंगे। गजा में युद्ध विराम नहीं हुआ तो शायद वो ज्यादा दिनों तक खामोश ना बैठ पाए। और कार्यक्रम में आगे देखिए, पाकिस्तान से निकाले गए उन लाखों अफगानों की कहानी जिन्हें नजर नहीं आ रहा अपना भविष्य। और बात एक और जंग की जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। रूस के कुर्स्क इलाके में जारी यूक्रेन की कार्रवाई के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कथित बफर जोन तैयार करने की बात कही है। उधर यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने कुर्स्क इलाके में एक और अहम पुल को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस अपनी सेना तक साजो सामान और हथियारों की आपूर्ति के लिए इस पुल का इस्तेमाल करता है। इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि पुल के पास धुएं का गुबार दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि पुल का एक हिस्सा तबाह हो चुका है। 2 हफ्ते से जारी इस कार्रवाई से यूक्रेन का हौसला तो बढ़ा है, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना अब भी मजबूत स्थिति में है और रूस की सेना पोक्रोवस्क के रणनीतिक रूप से अहम इलाके की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की कार्रवाई को लेकर ये कहा। Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все більш ніж захист для України. Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом. Знищити якомога більше російського потенціалу війни. І проводити максимум контрударної роботи. 2 हफ्तों से यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क प्रांत में घुसे हुए हैं। इस सैन्य कार्रवाई से यूक्रेनी जनता का आत्मविश्वास लौट आया है, लेकिन रूस के लिए इन हमलों के क्या मायने हैं? देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। ये है एलेक्सिन, रूस का 700 साल पुराना शहर जो राजधानी मॉस्को से करीब 150 किलोमीटर दूर है। और यहाँ मैं ये जानने आया हूँ कि यूक्रेनी सेना के हमले के बाद कुर्स्क में बने नाटकीय हालात पर यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। रूस के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर ल्यूबोव चिंता जताती हैं। वो कहती हैं, मैं टीवी पे न्यूज भी नहीं देख सकती क्योंकि मैं रोने लगती हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? किसी ने तो ये होने दिया। एंड्रेई कहते हैं, यहाँ के लोगों को अपनी फौज पर भरोसा है कि वो ये काम खत्म करके जीत हासिल करेंगे। इसी बाजार में रेगिना अपने बगीचे से लाई सब्जियां बेच रही हैं। वो कहती हैं, सबसे जरूरी बात ये है कि यहाँ तक युद्ध न आए, वो यहाँ ना पहुँचने पाए। हमारे सैनिकों को, खासतौर पर कमांडर्स को और चौकस रहना होगा। ध्यान रहे कि ये वही देश है जो अपने लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध की डरावनी यादों के बारे में बताता रहता है। आक्रमण की बुरी यादें, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ की राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है और अब 80 सालों में पहली बार रूस की धरती पर विदेशी लड़ाके मौजूद हैं जिन्होंने रूसी इलाके पर कब्जा किया हुआ है। ये काफी चौंकाने वाला है।
व्लादिमीर फिक्रमंद तो हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जीत रूस की होगी। मैंने पूछा कि जंग में जीत का असल मतलब क्या है। उन्होंने कहा, जीत का मतलब है जब शांति स्थापित हो जाएगी। टाउन स्क्वायर पर देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल काफी शांत है। People do seem worried, very worried. कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी हमले के बाद बने हालात से यहाँ के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इन बातों में कोई शक नहीं है कि लोगों को शांति चाहिए। अभी भी ऐसा लगता है कि इन लोगों को राष्ट्रपति पुतिन पर भरोसा है कि वो शांति बहाल करेंगे। Years ago, launched the full-scale invasion of Ukraine. इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जाएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर भी गए थे। और पाकिस्तान ने 1 साल से भी कम वक्त में करीब 7 लाख अफगान शरणार्थियों को बाहर निकाल दिया है। और ये सब लोग अब अफगानिस्तान जा रहे हैं, जो पहले से ही एक गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। सहायता संगठनों का अनुमान है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से अफगानिस्तान के हालात और खराब हो सकते हैं। दिक्कत उन लोगों को भी हो रही है जो कई साल बाद पाकिस्तान में रहने के बाद फिर अफगानिस्तान लौट रहे हैं। इनमें से कईयों का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था। बीबीसी संवाददाता हाफिज मारूफ ने पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से आए इन लोगों से बात की। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। ये लोग भारी दिल के साथ घर वापसी कर रहे हैं। एक तो लंबी लाइनें, ऊपर से बेहाल करने वाली गर्मी। पाकिस्तान से निकाले गए सैकड़ों अफगानों को हर रोज ये सब झेलना पड़ रहा है। रहमतुल्लाह 16 परिजनों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। वो 46 साल तक पाकिस्तान में रहे और जरूरत का हर सामान जोड़ चुके थे, मगर अब अफगानिस्तान में उनके सिर पर छत नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, गरीबी से सामना करना पड़ेगा और उनकी लड़कियां स्कूल भी नहीं जा पाएंगी। कसम से बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है और फिर से जिंदगी शुरू करनी होगी क्योंकि मेरा घर छिन गया। यहाँ बस एक कमरा है और ये अहाता है। रहमतुल्लाह की मां ने साल 1978 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के दौरान मुल्क छोड़ दिया था। वो कह रही हैं, उन्होंने हमें पीटा और देश से बाहर निकाल दिया, इसलिए हमने छोड़ा, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर में ही उन शरणार्थियों को निकालना शुरू कर दिया था जिनके पास कागजात नहीं थे। पाकिस्तान के मुताबिक सरहद पार से घुसपैठ बढ़ रही थी। पाकिस्तान से तुरखम बॉर्डर पर आने वाले वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें अफगानिस्तान जाने की मंजूरी जल्दी मिल जाती है और धूप में नहीं तपना पड़ता, मगर कईयों के लिए तो ये अनजाने भविष्य की ओर पहला कदम होता है। रोजीना को 7 महीने पहले निकाला गया था और तब से वो टेंट में रह रही हैं। मैं पाकिस्तान में जन्मी और वहीं पली बड़ी। यहाँ मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। उन्होंने मुझे एक टेंट दिया जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में रोजीना कपड़े सिलकर बच्चों को पालती थी, लेकिन तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में औरतों के लिए काम करना आसान नहीं। तालिबान सरकार का कहना है कि वो इस मुश्किल से अकेले नहीं निपट सकती। हमारे साथ लगभग 70 संस्थाएं काम कर रही हैं। इससे मदद मिलती है, मगर वो काफी नहीं है। हमें कम से कम 5 साल तक मदद चाहिए। लोगों को इस तरह पाकिस्तान से निकालने की वजह से अफगानिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अभी तो पाकिस्तान से लगभग 10 लाख और शरणार्थियों को बाहर निकालने की तैयारी है। इनमें से 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। सबसे बुरी बात है कि बड़ी तादाद में लोग वापस आ रहे हैं और उनके हालात ठीक नहीं है। वो वापस आकर पड़ोसी देशों में चले जाते हैं। शहर के काफी बाहर रह रही रोजीना को पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। उनकी तरह लौट रहे और भी कई सारे लोगों को ऐसे ही मुश्किल हालात से दो चार होना पड़ेगा। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।